वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों ने प्री एग्ज़ाम दिया। बहुत खुशी मिली होगी। पिछले साल के जो शॉक लगा था स्टूडेंट्स को, उससे बाहर निकलने में काफ़ी मदद मिली है। बहुत के चेहरों पे खुशी है इस बात को लेके। और स्टूडेंट्स जब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनकी हार्ड वर्क का जब उनको फल मिलता है एग्ज़ाम में, तो हमें भी बहुत खुशी होती है। अब एग्ज़ाम हो गया दोनों पेपर के, और फर्स्ट पेपर से ही मेरिट तय होती है, तो निश्चित रूप से अगला जो 1 या 2 दिन तक सभी का प्रयास रहेगा कि देख लिया जाए कितना सही है। इस साल का पेपर आसान था, और आप लोगों के चेहरे की जो मुस्कान है वो निश्चित रूप से ये बता रही होगी। लेकिन आसान का मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी का जो ग्रेविटी है, जो इन डेप्थ एनालिसिस है, उसमें कोई कमी आ गई। पिछले साल के जो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन के मेथड से वो नहीं रहे। प्रश्न भी काफ़ी डायरेक्ट आ गए कई जगहों पे। लेकिन यूपीएससी का जो एक सीरियसनेस लेवल है, एनालिटिकल लेवल है, वो मेंटेन रहा है। मेरिट ऊपर जाएगी, कितनी जाएगी ये कहना मुश्किल है, तो इस पे स्पेकुलेशन नहीं करते हैं। तो जो द प्रयास है हमारा अभी कि हम लोग अभी अगले कुछ 25-30 मिनट में पॉलिटी, आईआर और कुछ एकाध जो क्वेश्चंस स्कीम्स और गवर्नेंस के हैं, उनको एक बार देखा जाए कि क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। और दो और चीज़ हम लोग इसमें करेंगे कि हर क्वेश्चन का सोर्स कोड, यानी कि कहाँ से पूछा गया है, इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। और वो सल्यूशन जो भी ए बी सी डी ऑप्शन होगा वो क्यों होगा, इसके बारे में ही बात होगी। अगर कोई टॉपिक है तो उसका डिटेल्ड क्लासरूम टाइप टीचिंग नहीं होगी। लेकिन अभी चूंकि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीलिम्स लेके उपस्थित हैं और आप सभी लोग उत्सुक होंगे, तो हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो पॉलिटी आईआर में है, और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने की बात है, देखिए। एज पर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, 368 तो हम सभी जानते ही हैं, संशोधन वाला है। पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनी प्रोविजन भी ठीक है, क्योंकि यही केशवानंदा भारती केस में आया था, ये सब जानते हैं। अब एनी क्या क्या कर सकता है? एडिशन, तो एडिशन भी है, आर्टिकल 21 से अमेंडमेंट से आया है, तो ये तो पता ही है। वेरिएशन, आर्टिकल 19 में कई सारी चीज़ों में चेंज किया गया, तो वेरिएशन भी आपको पता है। और रिपील, आर्टिकल 31 को तो पूरा डिलीट ही कर दिया गया है, तो रिपील भी हो गया। तो ये बहुत इजी, यानी कि इससे आसान प्रश्न पॉलिटी में शायद कई वर्षों से ना हो, और ऐसे आसान प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कुल 16 कोर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न पूछे गए हैं, 6 गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछी गई हैं, एक आध करंट अफेयर्स का भी हम इसमें ले लेते हैं। आईआर से 4 क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली, तो 16 प्लस 6 गवर्नमेंट स्कीम्स प्लस 4, तो ये कुल मिला के आईआर पॉलिटी से अगर करंट अफेयर्स हार्डकोर वाले हटा दें, तब भी हमारे पास 16 प्लस 6, ये तो पॉलिटी के कोर हो गया, और उसके अलावा 4 क्वेश्चन और, तो कुल मिला के 26 क्वेश्चन पॉलिटी स्कीम को लेके प्लस आईआर को लेके आए हैं। तो बहुत होता है 26 क्वेश्चन, मतलब हो गया पॉलिटी आईआर मिला के 25%। और चूंकि प्रश्न पत्र और क्वेश्चन की संख्या पिछले साल की तुलना में निश्चित रूप से आसान है, तो आप में से बहुत लोग, मुझे पूरा यकीन है, और अगर आप में से बहुत लोग इस संख्या में नहीं हैं कि आपकी पॉलिटी की एक्यूरेसी लेवल 75% से कम है, तो उससे बहुत अच्छा प्रदर्शन हम लोग नहीं मानेंगे। क्योंकि अभी जो पॉलिटी का इस बार के प्रश्न पत्र में स्थिति है, वो ये है कि 10 में से 7 मिनिमम और 8 के ऊपर क्वेश्चन सही करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत हो सकती है। तो पॉलिटी आपका कितना सबका सही होगा,
हर एक कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति का ये पॉलिटी विल डेफिनेटली बी करेक्ट, बट अब इसमें क्वेश्चन है कि एक्यूरेसी लेवल कितना है, और मेरा अपना मानना है कि एक्यूरेसी लेवल है। तो निश्चित रूप से इसका आंसर 66 का जो दिया है वो हमारे सामने डी दिया है ना। तो इस क्योंकि 1 2 3 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों ही चीजें अमेंडमेंट के अंदर संसद को अधिकार है कि वो कर सकती है, और आई होप किसी का गलत नहीं होगा। तो गलती होती है तो आपको दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे जाना चाहिए अगर इस प्रश्न का उत्तर गलत हो रहा है तो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, जो भी 5 कंट्रीज के नाम दे दिया। अब यहां प्रश्न पूछा है कि विच ऑफ द एबव कंट्रीज आर फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द मीडिया। मेंशन्ड इन द मीडिया के नाम आते ही हो गया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है भाई, आप तो यही बोलेंगे ना, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अगर आप ये बोलेंगे तो लो बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन, तो और मतलब एंड नहीं लिखा है। अगर लो बर्थ रेट एंड एजिंग पॉपुलेशन लिखा होता तो अलग लीगली मतलब होता, और लिखा है मतलब इन दोनों में से कोई भी एक है तो आप बताइए। तो डेफिनेटली अब लो बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन ये फीचर है डेवलप्ड वर्ल्ड का, है ना। जनरली ये डेवलप्ड कंट्रीज में फीचर होता है, अफ्रीका और एशिया के किसी भी कंट्री में, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर चाइना राइट नाउ। और जो पर कैपिटा इनकम उनका हाई है, उनका साउथ कोरिया तो हो ही गया। तो किसका हुआ है? अब देखिए 5 देशों के नाम दिए हैं, 2 इसमें अफ्रीका के। नाइजीरिया तो आप ब्लाइंडली सोच सकते हैं कि होगा ही नहीं, तो नीचे चलते हैं नाइजीरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हटा देते हैं। 3 हट गया तो ऑप्शन नंबर बी और डी कट गया, ठीक है। अब आइदर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए और सी। ए और सी में कॉमन डिनोमिनेटर है 2 और 4, ठीक है। तो 2 और 4 तो आंसर में होगा ही होगा। दूसरा है जापान, चौथा है साउथ कोरिया, तो ये तो पूरी दुनिया जानती है। अब मसला है इटली। तो ये प्रश्न एक्चुअली आया है इटली के बारे में, क्या आप ये तथ्य जानते हैं? क्योंकि इटली के बारे में अगर आप तथ्य नहीं जानते हैं तो आप इस प्रश्न का गलत उत्तर देंगे, आप सी करके आएंगे, ठीक है। तो जो मीडिया में न्यूज आया कि इटली की जनसंख्या बहुत गहरे संकट में है, टोटल फर्टिलिटी रेट काफी कम हो गया है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो एबंडन्ड हैं, लोग, सरकार वहां पे हजारों डॉलर देती है, वहां की करेंसी देती है कि लोग परिवार की संख्या बढ़ाएं, गांव में जाके रहें। तो इसमें इटली को इंक्लूड करेंगे। और हमेशा मैं बताता हूं कि प्री एक स्ट्रेटजी का मसला है। सिर्फ और सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन आपने देखी है वो वैसे ही पूछी जाएगी जरूरी नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई ना कोई थियरी हमेशा बनेगी और फिर जाके ही वो चीज़ आपसे पूछी जाएगी। तो अगर मुझे डाउट था इस प्रश्न में कि जापान और साउथ कोरिया तो पक्का है, जैसा कि मैंने लॉजिक से प्रूफ करके दिखाया है, इटली लें कि ना लें, तो जब भी मैंने बोला है एक स्ट्रेटजी हमेशा प्री के लिए स्टूडेंट्स को पता होगा कि इटली को लें या ना लें, तो लेने के फेवर में डिसीजन ज्यादा होगा, क्योंकि इटली बहुत सारे फीचर्स डेवलप्ड कंट्री होने के नाते उस ग्रुप में आने का पूरा करता है और बिल्कुल क्लियर है। और इसीलिए अगर मैं स्टूडेंट होता और मुझे डाउट होता कि इटली लें या ना लें, तो मैं लेके चलता। भाई दोनों ऑप्शन है मेरे लिए, तो दोनों बराबर हैं। Either I will put option number A 1 to 4 or option number C 2 and 4. Difference is only 1. I'll take only one and that is the correct answer. So यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है A 1 2 और 4, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, which of the following statements are correct in respect of a money bill in the parliament? One of the easiest questions one again, and I hope none of you have
मेड इट रॉन्ग इन योर आंसर शीट। 4 स्टेटमेंट हैं और अगर मैं देखूं तो सही आंसर पूछा है। और क्या पूछा है? करेक्ट बताइए किसके बारे में? मनी बिल के बारे में इन द पार्लियामेंट। तो स्टेटमेंट खोजते हैं, चारों पढ़ते हैं। कहाँ हम रुकेंगे? पहले जो पढ़ते पढ़ते हम चलेंगे और जिस स्टेटमेंट जो गलती होगा, मतलब हमारे लिए इनकरेक्ट होगा, हम वहां से प्रश्न सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये नॉर्मल स्ट्रेटजी है। आर्टिकल 109 मेंशंस स्पेशल प्रोसीजर। सही लग रहा है? लग रहा है कि नहीं? बाद में डिसाइड करेंगे। A money bill shall not be introduced in Council of States. ये भी सही लग रहा है। The Rajya Sabha can either approve bill or suggest changes but cannot reject it. ये भी सही लग रहा है। Amendment to money bill suggested by Rajya Sabha has to be accepted by the Lok Sabha. ये मामला गड़बड़ है क्योंकि पैसा जनता का है, डिसाइड करेगी जनता का दरबार जो कि है लोकसभा। And therefore, if you know Article 109, which mentions procedure very clearly, which says that the money bill has to have passed, approved or whatever has to be done by Lok Sabha only. तो चौथा हमारा हुआ स्टेटमेंट गलत। हम ऑप्शन में से चौथा हटाते हैं। ठीक है। 109 प्रोसीजर देता है, ये सबको पता है, और 110 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो हमारे आंसर में एक होगा ही होगा, तो बी हो नहीं सकता। तो यहां पे है आइदर ए और सी। फिर से कॉमन डिनोमिनेटर 1 2 1 2। अब मेरा आंसर है 3 पे कि लें कि ना लें। ठीक है, लें कि ना लें। अब 3 में पढ़ता हूं, द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव और रिजेक्ट, सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो सीधे सीधे लिखा हुआ है ये सारी चीजें ना 109 में। नहीं की होंगी तो सीधी सी बात है, मनी बिल पे लोकसभा को ज्यादा पावर दिया गया है, तो रिजेक्शन का कोई स्कोप नहीं होता है। और तीसरा, आप कुछ भी नहीं जानते हो तो मेरा वाला फार्मूला लगाइए कि जब तीसरा स्टेटमेंट लें या ना लें, हमारा डाउट है, और मुझे लगता है कि लेने से भी कोई बहुत दिक्कत नहीं है, जो कि मैं श्योर नहीं हूं, हमेशा उसको ले लेना है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया, यहां भी यही करेंगे। आंसर इज सी, 1 2 3 इज करेक्ट आंसर। कौन सा सही है? सी, 1 2 एंड 3। ठीक है, चौथा गलत हो गया था। आगे चलते। Which of the following is are correctly matched? है ना, करेक्टली मैच्ड। तो इसमें ऑब्वियस, मतलब बहुत डेटा है, ये इंडिया ईयर बुक से सारा क्वेश्चन आया है। और आपको अगर बहुत लोगों ने इंडिया ईयर बुक से कुछ पढ़ाई नहीं की होगी तो खैर ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत किताबों में मिलेगा। और इस साल के क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इंडिया ईयर बुक से बहुत डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न डायरेक्टली है। ठीक है, तो आप इसको रैंक खोज लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसे यहाँ पे कमांडर नहीं होता है, फिट मामला नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे मेजर जनरल फिट नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे ग्रुप कैप्टन फिट नहीं बैठ रहा है। तो जो एक ही लाइन फिट बैठ रही है यहाँ पे, मेजर इन आर्मी, स्क्वाड्रन लीडर इन एयरफोर्स एंड लेफ्टिनेंट कमांडर इन नेवी, दिस इज द इक्विवेलेंट रैंक्स एंड हेंस द आंसर इज ओनली 3। Next question. A Northeastern Council was established in the 71। ये तो सब जानते हैं। क्वेश्चन यूपीएससी ने अब यहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस से खेला है, ये पर्सनालिटी चेक की बात है। सब्सिक्वेंट टू अमेंडमेंट ऑफ एनईसी इन 2002। अब बताइए क्या हुआ। अब स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा कि 2002 में कुछ हुआ। अब जानते हैं मेन गेम क्या है। जो क्वेश्चन पूछा है उसका 2002 के अमेंडमेंट से कोई रिलेशन नहीं। तो 2002 में अमेंडमेंट हुआ, कुछ और हुआ। नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल जो है 1971 में बना, वो जो बाकी जोनल काउंसिल हैं उनसे उसी दिन से अलग है। ठीक है, उसी दिन से अलग है। तो कौन कौन है
रहेगा उसमें मेंबर। तो हम सब एक बेसिक फैक्ट्स जानते हैं कि जोनल काउंसिल का हमेशा चेयरमैन होता है होम मिनिस्टर। और इस सेंस में जो सिस्टम हमारा बना है, आंसर है डी 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। सो अगर आप अब पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, कहाँ से पढ़ेंगे? अगर देखिए सोर्सेस की बात करें, हम फिर से पिछले क्वेश्चन पे चलें कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से मिलेगा। ये कहाँ से आया, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल से मिला। ये तीसरा क्वेश्चन कहाँ से आया, ये इंडिया ईयर बुक से मिला। ये कहाँ से आया, कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट में तो नहीं है, ये है आपको किताबों के अंदर। अगर आप कभी भी सेंटर स्टेट रिलेशन पे कोई बुक पढ़ेंगे, चाहे डीडी बासु पढ़ें, चाहे आप कोई और किताब पढ़ें, तो वहाँ पे ये मसला सीधे सीधे मिलेगा। या नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की, तो एक स्टूडेंट्स के लिए सोर्स जानना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे बहुत क्लियर है कि मेन जो मटेरियल है आपके सामने, आपकी जो फेमस किताब है वो, और या तो न्यूज़पेपर रीडिंग, दोनों को लिंक करके पढ़ना अगर आता है, आप दोनों को सेपरेटली नहीं पढ़ते हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है आपका, तो डेफिनेटली हमेशा ही, हर साल, अगले साल भी यूपीएससी आपके लिए आसान होगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। अब ये फैक्चुअल चीज है ना, फैक्चुअल चीज है कि कितनी बार हुआ है, तो इसका आंसर है डी 4। अब जो लोग नहीं जानते थे उनके लिए समस्या का विषय है, ये टोटल फैक्चुअल है। और जब क्वेश्चन टोटल फैक्चुअल हो और आपको नहीं पता हो तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना होता है। ये है यूपीएससी। अगर आप में से कुछ विद्यार्थियों ने प्रश्न पत्र आसान समझ के 80 से अधिक प्रश्न थोड़ी भावुकता में आके कर दिए होंगे, तो ये कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट जनरली 80 to 82 क्वेश्चन से ज़्यादा इस पेपर में भी करने की आवश्यकता नहीं थी, until you are 100% श्योर कि मैं जो भी कर रहा हूं सही ही हो रहा है। ठीक है, तो 80-85 क्वेश्चन आपने किया है, गलती कितने हो रहे हैं अटेम्प्टेड रॉन्ग? अगर 20-22 ही अटेम्प्टेड और रॉन्ग हुए हैं घर पे आके मिलाने के बाद, तो आपके प्री निकलने की संभावनाएं काफी अधिक हैं। लेकिन जहां आपके अटेम्प्टेड रॉन्ग, चाहे आपने कितना भी किया हो, 100 के 100 किए हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 28-30 क्रॉस कर गया, तो प्री निकलने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। तो अब मिलाना सिर्फ यही है कि गलती कितना हुआ है। अगर किसी ने 60 क्वेश्चन ही किया है, 65 ही किया है, तो वो पहले ही बाहर है, उनको मिलाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। बिकॉज जनरली अब ये है कि सर 100 में से एक आदमी का ऐसे भी हो गया, यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे उन तमाम हजारों विद्यार्थियों की बात की जा रही है जो कि पीटी जिनका निकलेगा, जो कि एक सामान्य तरीके से पीटी निकलने वाली बात है। तो 80 के आसपास क्वेश्चन करना और 20-22 से ज़्यादा गलती ना होना, अगर इस रेंज में आपका मामला बैठ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि आप पीटी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और जिनको भी लगता है कि पीटी मेरा हो जाएगा, होगा नहीं होगा, हो सकता है कि ऐसा सोचने के बाद आपका रिजल्ट ना आए, लेकिन अगर आपको लगता है कि पीटी हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ कल का एक दिन गैप करना है और परसों से मेंस की तैयारी पूरे जोश और उत्साह से शुरू कर देनी। यह यूपीएससी। और फिर पता चलता है कि जुलाई में जब भी रिजल्ट आया नहीं हुआ प्री, तो क्या करें? कुछ नहीं, पढ़ाई कंटिन्यू करना है एज इफ यू आर गिविंग मेंस। यूपीएससी में जब तक आप हैं तब तक अपने पढ़ाई, अपनी मेहनत नहीं छोड़ेंगे। एग्जाम किस स्टेज पे होता है या दुर्भाग्य से नहीं हो पाता है, वो आपके उत्साह और कठिन परिश्रम को कभी कम नहीं करना चाहिए। यही यूपीएससी निकालने का मूल मंत्र भी है। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन था, अगर आता है तो आता है, नहीं आता है नहीं आता है। टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन में गेस नहीं करना है, छोड़ देना है। ठीक है,
71st अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें हमारा है आंसर ए में आता है 1 2 3, मैथिली बाद में आई थी, ये कोंकणी मणिपुरी नेपाली पहले आ गया था। ठीक है, ये दोनों पहले आ गया। तो 1992 तो ये है, फिर 1997 में हमारा दूसरा अमेंडमेंट, अगला अमेंडमेंट हुआ। तो भाषाएं बढ़ती चली गई हैं, भारत बहुभाषीय देश है। अब क्वेश्चन का सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑफ कोर्स आप कॉन्स्टिट्यूशन में 8वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो हर लैंग्वेज के सामने एक फुट नोट दिया हुआ है, एंड नोट दिया हुआ है, वहां लिखा रहता है कि इन व्हाट ईयर दिस लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड in the 8th schedule of the constitution. Now again as a student मैं क्या करूं, कैसे एग्जाम में करूं, क्योंकि 3 लैंग्वेज चूज करनी है, कोई एक छोड़ना है, क्योंकि हर एक ऑप्शन में देखिए 3 दिया हुआ है। अगर मैं एकदम ब्लाइंड गेस करूं कि ना मुझे करना ही करना है भले मुझे नहीं आता है, तो एक चीज तो क्लियर है, ABC में से कोई एक होगा, क्योंकि तीनों में 1 है। ठीक है, तो 1 1 1 दिख रहा है, यहाँ पे तीनों में 4 है, तो बहुत डाउट है कि मैथिली पे चलें कि कोंकणी पे चलें। ठीक है, अब इन तीनों में चारों में कोई प्री रिलेशन बनाना एक स्टूडेंट जो एकदम जानता नहीं है उसके लिए बहुत टफ है। ठीक है, नेपाली तो बाहर की भाषा है, तो 1 to 4 पे बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे करके आ गए होंगे कि बी सही होगा। ठीक है, बाकी तीनों भारतीय भाषाएं हैं, नेपाली नेपाल देश की भाषा है, तो ऐसा हो सकता है, बट ये आंसर ए इसका होगा। और ए का मतलब होता है 1 2 3, तो यहाँ पे मैथिली लैंग्वेज को हटा दिया जाए तो ऊपर की 3 लैंग्वेजेस 71st अमेंडमेंट से 8वीं अनुसूची में आई थी, तो आप छोड़ सकते हो। देखिए पॉलिटी से 16 कोर कॉन्स्टिट्यूशन का आया है, मैंने अब तक बोला है 2 क्वेश्चन छोड़ देना था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्योर फैक्चुअल है। अरे डिलिमिटेशन कितनी बार हुआ, नहीं जानते भाई, तो नहीं जानते। और ये क्या हुआ, तो 16 में हम 2 क्वेश्चन अभी तक छोड़े हैं। अगर आप कितना छोड़े तो 25% मान लो कि 16 में से हम 3 क्वेश्चन छोड़ते हैं, तो छोड़ने से हमेशा फायदा है। अटेम्प्ट करना और गलती होना ये सबसे बड़ी गलती है यूपीएससी की, लेकिन बहुत छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा है कि 20 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन करना है, छोड़ना तो 20 ही है। तो 20 क्वेश्चन छोड़ना है, ये मेरा टारगेट है। 2 क्वेश्चन हमने पॉलिटी से छोड़े हैं अब तक, आगे देखते हैं कि शायद एक आध और मिल जाए, क्योंकि प्योर फैक्चुअल थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारतीय जनसंघ सोशलिस्ट पार्टी, इसमें से कितने पेयर्स आपके मैच करते हैं? ठीक है, तो देखो क्या मैच नहीं करता है, सी राजगोपालाचारी सोशलिस्ट पार्टी मैच नहीं करता। ये स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक थे, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल। ये लोग कभी भी सोशलिस्ट पार्टी के सपोर्टर नहीं थे। राइट टू प्रॉपर्टी, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट और रामेश्वर प्रसाद केस किसी ने भी पढ़ा होगा 1950 का, तो वहीं पे उन लोगों ने देखा होगा कि सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस छोड़ा और स्वतंत्रता पार्टी बनाई, जिसे उस समय सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अनुसार अमीरों और जमींदारों की पार्टी बोला गया। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। तो आचार्य नरेंद्र देव तो खैर कांग्रेस सोशलिस्ट हैं, तो स्वतंत्रता पार्टी हो नहीं सकती। तो मसला यहाँ बचा, अगर आप लोग निश्चित जानते ही होंगे भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो एक तो पता ही था, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो बाबू जगजीवन राम की ये पार्टी बनी, तो यहाँ पे होगा बी ओनली 2। अब जो एकदम नहीं जानता है उसके लिए थोड़ा मामला गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल कोई नॉलेज आप बहुत नहीं लगा सकते हैं, लेकिन गेस करने की संभावना जैसे मैंने बताया कि थी। चलो मुझे पता है कि स्वतंत्रता पार्टी नहीं गलत है, सोशलिस्ट गलत है, अब कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी लूं कि ना लूं, जगजीवन राम है। मैंने थंब रूल बताया है कि जब भी 50-50 का डाउट हो हमेशा ले लेना है। पिछले 2 क्वेश्चन में भी लिया था, आंसर सही हुआ था, यहाँ भी उसको ले लेंगे, यहाँ भी आंसर सही हो रहा है, हमेशा याद रखिएगा। प्री का एग्जाम निकालना ज्ञान, प्रतिभा, अनुभव के अलावा
कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स और उपाय भी शामिल होते हैं। उसमें से एक यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसे कई हैं। वो क्लास में बैठेंगे, बात करेंगे तो हम लोग सीखेंगे इसको, बट इसमें कई सारी चीजें हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अगेन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, इजी लवली क्वेश्चन। बच्चे जनरली पढ़ाई शुरू करते हैं तो पार्ट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसीलिए बच्चों को बेसिक्स में यूपीएससी ने घुसा दिया। क्वेश्चन आसान नहीं माना जाएगा, लेकिन टफ नहीं है। इसका आंसर है डी। अब इसमें पूछा है कि भाई किस पार्ट में क्या होता है, ठीक है, तो ठीक है, जिनको पता है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं पता था उनके लिए फैक्चुअल क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन टफ आएगा। बहुत सिंपल है लेकिन टफ में आएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स कोर कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई किए हैं, बेयर एक्ट अपने से पढ़ते हैं, या कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखा है, उनको निश्चित रूप से ये पता है ये तीनों चीजें सही हैं। म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9A, इमरजेंसी 18 एंड द अमेंडमेंट्स इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 74 का डी, that's what the right. Let's go to 75. Which one of the following statements is correct as per the Constitution of India? Easy. ये जो मेथड है ना ABCD पूछने वाला, देखिए A B, यानी कि इसमें से कोई एक ही बताना है। ये जो मेथड है ये इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी में। तो याद रखना है कि जब भी ये क्वेश्चन ABCD वाला पूछे तो ये इजीएस्ट है, कोशिश करना है कि इसको लगा दें। और ऐसे क्वेश्चन 90% कंडीशंस में हमेशा ही गेस करके लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब गेस क्या है? गेस मतलब क्या? टॉस करोगे एग्जाम में? गेस का मतलब भैया आईपीएल का सट्टा ना चल रहा है यहाँ। प्लीज अंडरस्टैंड वेरी वेल। Guess is about the statement which is given, can that be constitutionally valid or not? Our guess has to be based on the knowledge of the constitution itself. Let's see option number A. अच्छा देखिए 4 ABCD ऑप्शन दिया है, 3 गलत होगा, 1 सही होगा। अगर एग्जाम में पूछ रहा है सही कौन सा है, इसका मतलब 3 गलत है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ रहा है गलत कौन सा है, इसका मतलब 3 सही है 1 गलत है, तभी तो 4 में से 1 चूज होगा। तो ये क्वेश्चन इजीएस्ट होते हैं कि 3 स्टेटमेंट आपस में बाई बाई होते हैं और चौथा स्टेटमेंट उन तीनों से अलग होता है, और जो भी अलग होगा वही आंसर होगा। आपका सेक्शन कोई भी हो, इकोनॉमिक्स हो, अगर आपका जो आंसरिंग मेथड है ABCD में से एक है सीधा सीधा, तो मसला बड़ा आसान हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए, ये इजीएस्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो इंटर स्टेट तो स्टेट सब्जेक्ट कैसे हो सकता है भाई? अगर कोई ट्रक माल लेके केरला से तमिलनाडु गया तो इंटर स्टेट हो गया, स्टेट सब्जेक्ट होगा। तो केरला के भी स्टेट सब्जेक्ट में होगा और तमिलनाडु को भी स्टेट सब्जेक्ट में होगा, फिर तो चल गया देश। यानी कि देश में एक ट्रक जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएगा, वो बॉर्डर क्रॉस होते समय, इंटर स्टेट ट्रेड के समय, वो क्या 2800 राज्यों के अलग अलग कागजों को फॉलो करेगा, नियमों को फॉलो करेगा? विद इन स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स आप चेंज कर सकते हो, इंटर स्टेट तो कभी दे ही नहीं सकते स्टेट को, है कि नहीं? और है भी नहीं। आप 304 पढ़िए, अगर आपको आर्टिकल ही जानना है तो आर्टिकल 307 में साफ साफ लिखा, इंटर स्टेट माइग्रेशन इज स्टेट सब्जेक्ट। इंटर स्टेट माइग्रेशन स्टेट नहीं हो सकता, ये तो स्टेट का मसला ही नहीं है। माइग्रेशन इज फ्री इन इंडिया, एनी सिटीजन हैज हैविंग द फंडामेंटल राइट टू रेजिडेंस इन इंडिया। आप अपना उठाओ झोला कमंडल, चल दो,
और जहां जाके हिमालय पे तपस्या करना है या देश के अंदर करो, जहां बैठना है बैठो। तो जहां जाने से मना नहीं किया गया है सरकार द्वारा कुछ कारणों से, जैसे कि ट्राइबल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी रीजन, क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटीज, इंडेंजर्ड जोन्स और मिलिट्री कैंटोनमेंट एरियाज, इंटेलिजेंस सेंसिटिव एरियाज, यू ऑल हैव गो वेयरएवर यू वांट टू गो। तो ये तो हो नहीं सकता। कॉरपोरेशन डी देखिए, कॉरपोरेशन टैक्स इज स्टेट सब्जेक्ट, इसने तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि भैया ये तो मसला गलती। तो इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अंडर यूनियन लिस्ट, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ये आइटम नंबर 81 यूनियन लिस्ट में दिया गया है। तो सर डायरेक्ट क्वेश्चन। अब सोर्स क्या है, लिस्ट सिस्टम पढ़ो। मैं हमेशा बोलता हूं कि कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट में से कोई एक लिस्ट, खासतौर से यूनियन लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। कंकरेंट लिस्ट किस लिए, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा उस लिस्ट आइटम से आते हैं, इस बार यूनियन से आ गया। तो हम लिस्ट सिस्टम ना पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा रिवीजन करते रहते हैं, मामला चल जाता है। तो आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 75, आंसर सी। 6, अगर पहले वाले क्वेश्चन आसान नहीं थे तो यूपीएससी को इस बार एक आपस में कंपटीशन किया यूपीएससी क्वेश्चन बनाने वालों ने कि सबसे आसान क्वेश्चन पॉलिटी में कैसे दिया जाए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में इस बार कंपटीशन चल रहा है कि भाई मैं आसान कि तुम आसान। उसी में एक 76 भी आता है। राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में आता है? अब इसका आंसर मैं बताने की कोशिश करूं तो बताना ही है, लेकिन ऑफ कोर्स इवन द पर्सन हु इज knowledgeably blind in the constitution can tell very easily that it is the 2176T Puttaswamy judgment. Right to privacy is under Article 21, which says that life and personal liberty, तो पर्सनल लिबर्टी के अंदर प्राइवेसी आता है और इसलिए यहां पे दिया गया है। चलिए 71, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, तो क्या करता है, हमारा काम क्या है? जानते हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं जानते हो थोड़ा देखते हैं क्या सही हो सकता है। पहला स्टेटमेंट है, ये होता है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष। तो ये तो इनके नाम में ही लिखा हुआ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के स्थायी अध्यक्ष। भाई जब तक है सीडीएस रावत थे, डेथ हो गई, तो जब तक थे तब तक थे, अब कोई और बन गया, तो ये तो सही है। ठीक है, ये तो नाम का पर्यायवाची है, तो इतना तो पता होना चाहिए। दूसरा, तीनों सेवा प्रधानों पर सैन्य कमान का प्रयोग करना, एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर 3 सर्विसेज चीफ्स, ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन एजेंसी है तीनों सेनाओं के बीच में, तीनों विंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के बीच में। तो मिलिट्री कमांड एक्सरसाइज नहीं करता है, वो आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ में ही रहता है। तो दूसरा तो यहां पर मसला गड़बड़ हो रहा है। तो चलो हम 2 पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको 2 मिला, 2 गलत, तो 2 हटाते हैं। 2 हटाते ही 3 ऑप्शन कट गए और हमारा उत्तर भी सही है, डी। तो आंसर है 1 और 3, क्योंकि कभी भी वो कमांडर नहीं होता। अगर वो कमांडर होता फिर तो आर्मी चीफ का रोल ही क्या बचता। ठीक है, Chief of Defense Staff is for coordination between the 3 operational forces in India. तो ये ऑब्वियसली 2 गलत है, 2 हमने हटाया, सीधे 1 और 3 पढ़ा और 1 और 3 हो गया। तो 3 को हमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। That's what we have to understand this. ठीक है, now let's go to the next question. Again, जानते अगर हैं, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान को क्या कहा जाता है? ठीक है, कहां से पढ़ें सर, ये कहां से आया है? अगेन इंडिया ईयर बुक,
करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर, इंटरनल सिक्योरिटी। देखो 3 जगह ये आपको मिलेगा सेम क्वेश्चन। अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी पे जहां पढ़ोगे तो बॉर्डर मैनेजमेंट जाते ही ये टॉपिक आ जाता है, ऑपरेशन सद्भावना। अखबार में तो खैर कश्मीर में 370 हटने के बाद खूब दिया है, और इसलिए दिया है कि ऑपरेशन सद्भावना का एनुअल बजट 2200 करोड़ रुपए से ऊपर है। ये कोई छोटा मोटा 10-20 5 करोड़ की स्कीम नहीं है। और इसमें क्या नहीं आता है, प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों की देखभाल से लेके एडल्ट लिटरेसी से लेके पानी, एजुकेशन, हेल्थ, सड़कें, बिजली, सब आता है इसमें, स्कॉलरशिप, स्किल डेवलपमेंट। तो ऑपरेशन सद्भावना क्यों ऐसा है? क्योंकि लोकल पॉपुलेशन के साथ अगर आर्मी की दोस्ती नहीं होगी तो कभी भी इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आर्मी पूरी तरीके से सफल नहीं होगी। और कश्मीर की स्पेसिफिक प्रॉब्लम के चलते ये स्कीम फेमस हो जाती है कि एलिनेशन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, दे डोंट हैव फेथ इन इंडियन आर्मी, है ना। वो उसको एक थोड़ा सा डर होता है, भय होता है, अविश्वास होता है। तो ये करंट अफेयर्स मान लो या इंटरनल सिक्योरिटी मान लो, इंडिया एयर बुक में पढ़ लो। So this is what you can say. The 78C is the right answer. Okay, now come to the 80. Which of the following statements about the ethics committee in the Lok Sabha are correct? फिर से 3 स्टेटमेंट पढ़िए, जो गलती है वहां से हम आंसर लगाना शुरू करेंगे। इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमेटी, मे बी मे नॉट बी, क्योंकि अगर आप जानते हैं तो पता है कि ये सही है, लेकिन लेट्स प्रिज्यूम कि पता नहीं, ठीक है। ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट। अब देखिए महुआ मोइत्रा वाला केस आया था ना अभी, तो जिसने भी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा वो इस प्रश्न को पूरा सॉल्व करेगा, क्योंकि महुआ मोइत्रा वाला केस गया था एथिक्स कमेटी में, और उसको फाइल करने वाला था एक ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो कोई लोकसभा एमपी तो नहीं था। तो क्या लिखा है? ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन फाइल ए कंप्लेंट। ये गलत हो गया। एक्चुअल पेपर में इतने बड़े बड़े लेटर्स में दिया था क्या? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट एनी सिटिंग मेंबर ऑफ द लोकसभा फॉर एनी मिसडिमेनर और द करप्शन और द कंडक्ट ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। लेकिन अगर कोई भारतीय नागरिक ये काम करना चाहता है तो वो एक लोकसभा सदस्य के माध्यम से कर सकता है। तो लीगली आप ये मत समझिए कि आप हिंदी में पढ़िए, केवल कोई लोकसभा सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के नैतिक आचरण के खिलाफ शिकायत कर सकता है, अनैतिक आचरण के खिलाफ। ऐसा नहीं है। तो 2 हुआ गलत। अब 2 गलत होते ही हम चलेंगे ऑप्शन ए गलत क्योंकि 2 है, बी गलत क्योंकि 2 है, डी गलत क्योंकि 2 है, तब हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है, अब पढ़ना नहीं है, तीसरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं श्योर हूं कि और मैंने हमेशा रूल बताया, गलती से ही क्वेश्चन लगाना शुरू करना है, सही स्टेटमेंट से नहीं लगाना। नारी शक्ति वंदन अभियान, ये रिजर्वेशन वाला लॉ है, पहला ही गलत है। इतना अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ी आप समस्या में हैं। यूपीएससी को थोड़ा सोचने में आपको और टाइम लेना चाहिए। नहीं समझ पाए कि पहला स्टेटमेंट गलत है तो आपको थोड़ा ठहर के सोचना चाहिए कि कैसे अखबार पढ़ा जाए, कैसे उन चीज़ों को आप समराइज करके पकड़े। इसमें दिया है कि महिलाओं का रिजर्वेशन 18वीं लोकसभा से लागू हो जाएगा। उसका तो चुनाव हो गया यार, तो नेचुरली वो लागू नहीं किया जाएगा, तो पहला काट दो ना। अब इतना आसान क्वेश्चन दे रहा है और उसमें भी अगर आप गलती करके आओ, देखो मैंने पहला गलत है और पहला मैंने आंसर में जाके कट किया, मिल गया यार सीधा सीधा आंसर। दिमाग ही नहीं लगाना है, दूसरा तीसरा पढ़ना ही नहीं है ना, पढ़ना क्यों है। तो एनीवे 81 का आंसर है सी। तो बहुत थियरी मत दो कि वहां पे उस सोल्यूशन बताया है सर ने कि गजब डिबेट होगा इसमें। भाई देख, बिना मतलब के डिबेट और बिना मतलब का ज्ञान
तुमको यूपीएससी से उतनी ही दूर ले जाएगा जितनी दूर अगर इस क्वेश्चन को आपने किया है तो हो। कॉमन सेंस अगर नहीं है, क्लियर थॉट प्रोसेस नहीं है, और यूपीएससी को कैसे पढ़ना है आप नहीं समझते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन आप गलती करेंगे, और गलती की है तो भाई शर्म करना थोड़ा, ये वाला गलती की हो तो। क्योंकि ऐसे मैंने पहले बताया कि पॉलिटी में इस बार कंपटीशन चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, आपस में लड़ रहे हैं क्वेश्चंस। अब देखो, एक हमको गलती मिला 1 और 3 ऑप्शंस आंसर अपने आप कट गए। इसके पहले वाले में देखो, दूसरा हमको गलती मिला फिर कट गए। अब क्या चाहिए यूपीएससी आपको? अब इससे आसान पेपर एक ही हो सकता है कि पेपर हम आपको पेपर भी बांट दें और उसका आंसर भी साथ साथ दे दें, क्योंकि अब तो इन सब क्वेश्चंस के बाद यही बचा है। ठीक है, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन 82 का डी है 2, 3, 4, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। दिस वाज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इट्स टोटल प्योर करंट अफेयर्स, यू नो, यू डोंट नो, यू डोंट नो। 2 पहले आया था, तीसरे आया है। अगर मैंने बोला 3 क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। हम यहाँ पे कितने क्वेश्चन लेके आए हैं? हम यहाँ पे आए हैं 16, 4, 20, 21, 22 क्वेश्चन लेके, और 26, 25 क्वेश्चन लेके आए हैं टोटल। 25 में से हमने 3 छोड़ा है। तो आप देखिए, जरा कला सीखिए कि एग्जाम में ही बैठे बैठे करते करते हमें डिसाइड करना है कि भाई कौन सा छोड़ देना है। तो हमने 3 छोड़े, अभी ये तीसरा था, अगर नहीं आता है तो। बाकी जिसको आता है केक वॉक था। करंट अफेयर्स आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है तो केक वॉक है, इंडिया एयर बुक पढ़ी है तो केक वॉक है। तो ये क्वेश्चन है सीधा सीधा, आंसर इज डी 2, 3, 4, पहला गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 83, वन ऑफ द इजीएस्ट वंस अगेन, रिट प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, नो, कितने रिट होती हैं? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी, कोवारंट। तो यहां पूछा है तीसरा वाला, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन होता है, जैसे नाम ही से क्लियर है कि नॉट टू एक्ट। इस रिट का मतलब क्या हुआ कि जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये रिट देती है किसी अथॉरिटी के खिलाफ, तो वो होता है मत कर। क्यों मत कर? क्योंकि तू गलत करने जा रहा है, तो मत कर। डोंट एक्ट बिकॉज यू आर एक्टिंग बियॉन्ड योर लीगल jurisdiction, therefore don't do. This is the main game. ठीक है, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या होता है? रोकना है। अब देखिए, फिर से ईजीएस्ट है, एबीसीडी में से एक ही चूज करना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, ए गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन। गवर्नमेंट ऑफिसर डीएम मान लो, हाईकोर्ट डीएम को बोलेगा तू मत कर कोई काम क्योंकि तू गलत करने जा रहा है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कैसे गलत कर सकता है? एग्जीक्यूटिव का डेफिनेशन क्या है? एग्जीक्यूटिव का डेफिनेशन होता ही नहीं। एग्जीक्यूटिव का डेफिनेशन निगेटिव डेफिनेशन होता है, जो कार्य संसद और न्यायपालिका के क्षेत्र में न आए उसे कार्यपालिका का माना जाता है। तो गवर्नमेंट को आप रोक सकते हो क्या? उम्मीद थोड़ी कम है। अगर आप और सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट गलती नहीं लग रहा है। तो चलो 50-50 रख लेते हैं, ये हो भी सकता है। अगला क्या है? पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली को रोक सकता है, बोल सकता है कि तू भैया प्रोहिबिशन पे लॉ बना, मद्य निषेध पे। प्रोहिबिशन का यहां मीनिंग अलग हो गया। अंग्रेजी हिंदी के बारे में सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए। प्रोहिबिशन मींस स्टॉपिंग अल्कोहल, जैसे बिहार में है टोटल प्रोहिबिशन। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो जुडिशियल ओवर रीच हो जाएगा। तो बी गलत हो गया। द रिट प्रोहिबिशन लोअर कोर्ट को दिया जाता है, प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस। लोअर कोर्ट को बोला जाएगा मत कर, डिसीजन मत ले, डोंट टेक डिसीजन। व्हाई? बिकॉज यू आर टेकिंग डिसीजन बियॉन्ड योर अथॉरिटी, बियॉन्ड योर पावर। तो ए भी सही है, सी भी सही है, 50-50। द गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम फॉलोइंग, नहीं। ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी तभी पता चलेगी जब कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी बन जाएगी ना यार। देखो, एक जज
एक कोर्ट, एक अथॉरिटी जब काम शुरू करता है तभी डिक्लेयर किया जा सकता है कि वो गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन एक कार्यपालिका, एक सरकार, एक गवर्नमेंट, you will know whether they are right or wrong only after they have completed their action। तो यहां पे गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ प्रोहिबिशन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, कभी नहीं आ सकता। लेकिन चूंकि हमारे ऑप्शन में सी है, लोअर कोर्ट, इसीलिए ऑप्शन होगा सी। खैर, इतने कॉमन सेंस की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे डीडी वासु या किसी भी किताब में जाके देखिए, परिभाषा यही लिखी हुई है। ठीक है, तो सी उसका आंसर था। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It is the governor of the state who recognizes and declares any community of the state as scheduled tribe। नहीं जी, ऐसा नहीं है। SC ST के ऊपर बहुत क्लियर है, आर्टिकल 341, आर्टिकल 342 में कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल टेक द डिसीजन। हाँ, अगर स्टेट का कोई ट्राइब है तो इन कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ द स्टेट, बट final authority or ultimate authority to declare any group, community or tribe as the scheduled tribe lies with the president of India। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो पहला तो हो गया गलत, तो गलत हो गया तो काटो, तो आइदर होगा बी और होगा डी, क्योंकि वन तो होगा नहीं। A community declared as the scheduled tribe in a state need not be so in, बिल्कुल ठीक है। एक राज्य में अगर आप यूपी में ट्राइब हो तो बिहार में भी ऑटोमेटिकली ट्राइब हो जाओगे, ऐसा तो है नहीं। तो दूसरा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो हमारा हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 84, ऑप्शन नंबर बी। अगेन इजी। अगर डिफिकल्टी लेवल पे मैं क्वेश्चन का दूं तो एक आध क्वेश्चन ही 6-7 पे जा रहे हैं। डिफिकल्टी लेवल पे पॉलिटी के लगभग सारे क्वेश्चन 5 के नीचे ही है या 6 के नीचे ही है। एक कुछ क्वेश्चन तो हमने देखा डिफिकल्टी लेवल में इजीएस्ट वाले पे, 1-2 वाले डिफिकल्टी लेवल पे। अगेन विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द पीएम लेज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ पीएम, यहाँ पे थोड़ा सा मामला है गड़बड़, क्योंकि ये होता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहां से क्वेश्चन आया है? सीधा सीधा आर्टिकल 112 से। ठीक है, सो द यूनियन गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी कंपल्सरीली प्रेजेंटिंग बजट बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एट लीस्ट वंस एनुअली फाइनेंशियल ईयर में। तो ये तो हो गया मामला गड़बड़। एक गलत मिलते ही हम तो खुश हो जाते हैं, सही से तो हम सवाल लगाते ही नहीं है। तो एक हो गया गलत, तो काट दिया एक। अब एक गलत है तो बोध भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आते हैं नीचे। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन। डिमांड फॉर ग्रांट्स आर्टिकल 114, मनी बिल है और मनी बिल बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के नहीं आता, तो ये हो जाएगा सही। आंसर है बी। देख लो, 85 का हो गया बी। आसान है मित्रों, है ना? नहीं हो पाया है तो प्रॉब्लम हमारी है। पॉलिटी में क्वेश्चंस अगर अच्छे से नहीं सॉल्व हुए हैं तो हमें जिस तरीके से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, किताबों में नहीं, नोट्स में नहीं। The way you think or the way you have been told that this is the way to prepare for civil services, specifically polity and constitution, that method has to be totally changed. चलिए, कितने पेयर वाले स्टेटमेंट सही हैं? ये पेयर वाला पिछले साल जो झटका दिया था, बहुत बच्चों को खतरा कर दिया था। इस बार पेयर वाले ऑप्शंस की संख्या कम है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में से ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, सूडान वाला तो खैर हमको लगता है कि सबको पता ही होगा। ठीक है, टर्की नाटो की मेंबरशिप से तो हटने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। नाटो को छोड़ेगा क्या? तो 1 and 2 अपना सही सिस्टम है, तो ओनली 2 पेयर। आंसर इज बी। ठीक है,
93 question number, with reference to the speaker of the Lok Sabha, consider the following statements while any resolution. ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़ना होता है। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का कोई प्रस्ताव या संकल्प विचाराधीन हो तब ही शैल नॉट प्रिसाइड, तो ये हो गया सही। रूल नंबर 1 क्या बताया मैंने, सही मिलते ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, वेट करना है गलती मिलने का। ही शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक, ऐसा तो नहीं हो सकता। बोलने का अधिकार छोड़ो, उसे तो अपने को डिफेंड करने का भी अधिकार है ना। तो ही शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक, ये मामला हो गया गलत। गलत होते ही टू गलत, तो हम जाएंगे ऑप्शन पे, टू 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 हटा देंगे, हमको सीधे सीधे आंसर मिल गया ए। और जब ओनली 1 मिल गया और 2 पे मैं श्योर हूं कि गलत है, तो मैं तीसरा पढ़ूंगा भी नहीं। ये होता है लॉजिक और कॉन्फिडेंस, और इस तरीके से यूपीएससी निकालता है। हमको तीसरे से मतलब ना है यार, पढ़ के देख लो। अगर तुमको टाइम वेस्ट करना है तो स्पीकर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट इन द रिजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, गलत है। जब वो प्रेसिडेंट है ही नहीं उस सभा का, तो पहली बार में प्रथम मतदान में वोट क्यों नहीं करेगा यार। प्रथम मतदान में वोट न करने का और कास्टिंग वोट लगाने का स्पीकर पे प्रतिबंध कब लगाया गया है, जब वो प्रेसिडेंट हो, अपनी कुर्सी पे बैठा हो। और यहां जब बोल ही दिया गया कुर्सी पे नहीं बैठा है, तब तो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट देगा, ऑफ कोर्स ही विल गिव। So therefore, casting vote compulsion or feature shall be applicable on the speaker only when he is presiding, but since here he is not presiding, तो देखिए पहला आपने बोला सही है, तो तीसरा भी आपका सही होगा, क्योंकि भैया वो तो वोट देगा। अब यहाँ पे उसको उल्टा लिखा है, तो मामला हो गया गड़बड़। आंसर हो गया ए, 93 का ए। लॉजिकल है क्वेश्चन, सोचना है, इसको लगाना है। ओके, 94, विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। With reference to the Indian Parliament, consider the following statements. A bill pending in the Lok Sabha lapses on, ये कहां से क्वेश्चन आया है? क्वेश्चन आया है आर्टिकल 107 से। सीधा सीधा कौन से, देखिए जो क्वेश्चन आए हैं ना, वो कहीं ऐसी जगह से नहीं आए हैं जो कि छिप के कोने में सीक्रेट बॉक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला गया। एक आध क्वेश्चन था, जैसे गेट से ड्यूल में नेपाली कोंकणी वगैरह पूछ दिया, तो वो थोड़ा सा अंदर से घुस के निकाला है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, भैया आप पे 20 क्वेश्चन पूछा है टोटल, आप 3-4 क्वेश्चन छोड़ दो ना यार। पीटी निकालना है ना, पीटी टॉप तो नहीं करना है। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है, तो पीटी कैसे निकलेगा? पीटी कोई लड़ाई और गदा युद्ध तो है नहीं, ये प्रॉपर ज्ञान, अनुभव और एक पर्सनालिटी का मैच है। मैक्सिमाइज करना है अपनी अपॉर्चुनिटी को, मिनिमाइज करना है अपने रिस्क को, एंड हाउ यू बैलेंस इट, दैट्स व्हाट अ बडिंग ब्यूरोक्रेट शुड बी। ठीक है, चलिए, तो वहां से क्वेश्चन आया है। अ बिल पेंडिंग इन, रूल क्या है आप जानते हैं। रूल नंबर 1, किसी भी बिल पे जो पेंडिंग हो और उसी समय लोकसभा भंग हो जाए, वो सारा बिल लैप्स कर जाएगा, एक्सेप्ट 2 कंडीशन, कि उस बिल पे साइन करने से पहले या कुछ आगे बढ़ने से पहले आर्टिकल 108 के अंदर प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सेशन बुला लिया हो, तो बिल बच जाएगा। अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो भी। या दूसरा कौन सा बिल बच जाएगा, जो राज्यसभा में आया हो और राज्यसभा में ही अभी बातचीत हो रही थी, लोकसभा में नहीं गया था, और इस बीच लोकसभा डिसॉल्व हो जाती। यानी कि कहने का मतलब कि डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा will cause lapse of every bill except joint session which has been demanded by the President of India, or which the Rajya Sabha is the introductory house, और वहीं पड़ा हुआ है। अब देखो, बिल पेंडिंग इन लोकसभा बिल्कुल सही है, बिल पास्ड बाय लोकसभा, भाई लोकसभा ने टच कर दिया,
तो खत्म हो गया। A bill in regard to which the President of India notified his her intention, ठीक है, shall lapse, यहां पे होगा not lapse, क्योंकि प्रेसिडेंट की पदवी की मान रखते हुए प्रेसिडेंट ने बोला कि हम 20 दिन के बाद ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे और 3 दिनों बाद लोकसभा भंग हो गई, तो उसी भंग लोकसभा को उस प्रेसिडेंट की बात का मान रखने के लिए, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट है और सबसे बड़ी पोस्ट है, 20 दिन के बाद इस भंग लोकसभा के लोग एक सेशन के लिए फिर बैठ के एमपी की तरह डिसीजन लेंगे। जब ज्वाइंट सेशन फैसला कर देगी फिर से लोकसभा भंग हो जाएगी। प्रेसिडेंट की बात हवा में नहीं उड़ेगी, बिकॉज ही इज द सिंबल ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आंसर है बी 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 94, with reference to the Parliament of India, consider the following statements। ठीक है, पहला क्वेश्चन ट्रिकी है, इस क्वेश्चन पे लगाते लगाते हम लोगों के पास थोड़ा सा डिबेट हुआ। ठीक है, तो देखो फिर से मैं पढ़ता हूं, हिंदी में पहले पढ़ता हूं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के 17वां लोकसभा भंग करने की बात नहीं कह रही है, विघटन की बात नहीं हो रही है। तीसरे स्टेटमेंट में डिसोल्यूशन है। ठीक है, तो यहां पे 17वां सत्र, जैसे बजट सेशन, मानसून सत्र खत्म करना। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के 17वां के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, prorogation of the house by the president of India does not require the advice of council of ministers। अब इसमें टेक्निकल मामला है, ये मैटर ऑफ थोड़ा इंटरप्रिटेशन है कि अगर यहाँ पे लिखा होता है पीएम बताएगा, एक्चुअल प्रोसीजर में लिखा है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर सीसीपीए बताएगा, और तीसरा वर्ड हमारे क्वेश्चन में लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो इसको हम लोग प्रोरोगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, प्रोरोगेशन के लिए, बिकॉज प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोसीजर जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के लिए आर्टिकल 118 में बनाया गया है, उसका डिटेल्ड प्रोसीजर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहीं नहीं लिखा गया है। लेकिन अब यहाँ पे एक मसला है कि क्या कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स माना जाए, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के रिकमेंडेशन पे ही प्राइम मिनिस्टर ये डिसाइड करता है कि क्या सेशन को खत्म किया जाए, सेशन को खत्म किया जाए। तो राष्ट्रपति कर तो सकता है, but India does not require is something which we have here। तो इसमें थोड़ा सा इस प्रश्न में हमेशा डिबेट है, और वस्तुतः थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं। लेकिन हम लोगों के इसके हिसाब से हमने इसका आंसर सही माना है सी, तो 1 हो गया गलत। अब टेक्निकली करेक्ट आंसर पूछा है तो 2 and 3 सी। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस इज जनरली डन आफ्टर द साइनाडाई एडजॉर्नमेंट, है ना। प्रोरोगेशन, साइनाडाई मतलब अनिश्चितकालीन स्थगन, वो तो हो गया प्रोरोगेशन, ऑटोमेटिक पावर ऑफ स्पीकर होता है ये। बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट। अब हिंदी में लिखा है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का 17वां करने पे कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। जनरली ये बात गलत नहीं है। अब यहां पे है कि भारत के राष्ट्रपति को रोका नहीं गया है, रोका तो नहीं गया है, लेकिन प्रोसीजर है कुछ जिसके तहत ही राष्ट्रपति डिसीजन ले सकते हैं। तो क्या उसे रोकने में माना जाए कि ना माना जाए, ये भी एक डिबेट और डिस्प्यूट का मसला है। आप देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर में कहीं ना कहीं ये समस्या रहनी है। डिसोल्यूशन वाली तो बात हमेशा सही है, एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात है।
ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डस सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब आंसर को हम लोग दोबारा रीओरिएंट करते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 95 स्टेटमेंट नंबर 3, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जगह पे होगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये हुआ स्टेटमेंट नंबर 3 गलत, क्योंकि डिसोल्यूशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं प्राइम मिनिस्टर के कहने से होता है। हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में यही लैंग्वेज दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 हटाइए। अब 1 ओनली एंड 1 एंड 2 की बात करते हैं। ठीक है, ए और बी कौन सा आंसर सही होगा हम इसकी बात करते हैं। अब ए और बी में से या तो दोनों सही हो सकता है। अब यहां पे हमने देखा कि प्रोरोगेशन डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये इन जनरल ये स्टेटमेंट, ठीक है, सही होना ही होना है, क्योंकि हमारे बचे हुए ऑप्शन में 1 कॉमन है। तो ठीक है, हम कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स जिसकी मदद से ये काम होता है उसी को काउंसिल मान लेते हैं, क्योंकि कैबिनेट कमेटी बनाई ही इसीलिए जाती है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन या उसको बैठक बुलाना हर बात पे संभव नहीं होता है। तो कई सेंसिटिव मामलों में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन मेनी अदर लाइक हियर पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री अफेयर्स, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिहाफ पे काम करती है। तो टेक्निकली ये बात सही है। ठीक है, और नो बार ऑन द प्रेसिडेंट ये सही है, तो इसका आंसर लेके चलिए बी। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमको करेक्ट बताना है। ठीक है, तो नो बार एंड प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डज नॉट रिक्वायर, ये स्टेटमेंट गलती हो रहा है 1। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, क्योंकि बहुत तरह की बातें हैं। इसमें स्टेटमेंट सी है, क्योंकि 2-3 प्रॉब्लम मैंने बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पीएम माने कि ना माने। दूसरा, बार ऑन द प्रेसिडेंट को कंडीशंस और प्रोसीजर्स को माने कि ना माने। तो इसमें हमारा जो आंसर है बी और सी के बीच में थोड़ा सा वैरी करता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला 98 विद रेफरेंस टू द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट हैं, ये तीनों सही हैं। कहाँ है? गवर्नमेंट स्कीम है। ठीक है, न्यूज में किस मामले में रही थी? न्यूज में मामले में रही है ये, क्योंकि ये गुड गवर्नेंस, जब भी आप इंडिया में पढ़ाई करेंगे तो लैंड रिफॉर्म्स एक सबसे बड़ा इश्यू आएगा, उसमें ये चीज है। और तीनों स्टेटमेंट इसके सही माने जा सकते हैं। ठीक है, 1, 2 एंड 3। इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। अब भू डिजिटलीकृत कोई इतनी बड़ी चीज तो है नहीं, 100% वो पैसा भी देती है और स्थानीय भाषाओं में इसको देखा जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास है डी। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन था, नहीं जानते हो तो छोड़ देना। 4 क्वेश्चन मान लो छोड़ देते हैं, कोई छोड़ने वाला आइडिया बढ़िया है बजाय गलती करने वाला। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, ठीक है, तो स्कीम गारंटीज, पहले तो गारंटी वर्ड में थोड़ी सी दिक्कत है। एकमात्र स्कीम जिसमें गारंटी वर्ड होता है वो है नरेगा। नरेगा के अलावा भारत में किसी भी स्कीम में गारंटी वर्ड नहीं दिया गया है। मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज, ठीक है, मतलब बच्चा पैदा होने से पहले ना, पोस्ट नेटल नहीं, प्री नेटल सर्विस वुमेन देयर 2nd and 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी 6 months पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विसेज। तो इसका आंसर भी पहला में थोड़ी सी फैक्चुअल दिक्कतें हैं, एक तो गारंटी और दूसरा 6 महीने पोस्ट डिलीवरी, ये दोनों ही फैक्चुअल रॉन्ग है। और बाकी नीचे वाला सही है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर का वॉलंटियर, डॉक्टर
या हॉस्पिटल, चाहे तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में मदद कर सकता है। तो आंसर इज बी ओनली 2। अगेन स्कीम, स्कीम कहां से पढ़े? इंडिया ईयरबुक। जब भी स्कीम की बात आएगी आइदर इंडिया ईयरबुक और इकोनॉमिक सर्वे, सीधा सीधा। अब इसमें न्यूज़पेपर का क्या रोल है स्कीम के लिए? कुछ नहीं। न्यूज़पेपर सिर्फ इतना बताता है कि वो स्कीम में क्या बातचीत अभी हुई है। न्यूज़पेपर सारा डिटेल नहीं दे सकता। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते समय आप सुरक्षित मातृत्व योजना देखते हैं, यू हैव टू गो टू आइदर विकासपीडिया or to economic survey India yearbook or to some other original source of Ministry of Child and Women Development, Family Welfare। तो एक्चुअली ये IYB और इकोनॉमिक सर्वे इंडिया ईयरबुक, यहाँ से स्कीम्स पढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए जो प्रश्न है, अब तो जो होना था इस वर्ष हो गया। उम्मीद है कि आप सभी लोग मेंस देंगे। मेंस देना भी एक माइंडसेट पर्सनैलिटी है। सब कुछ जानेंगे तभी एग्जाम निकालेंगे ऐसा 100% संभव नहीं है। तो जिन लोगों का पीटी इस बार नहीं हुआ वो लोग भी खास तौर से सुन ले कि आपको एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा इस बात का कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड प्री का लगाने का एक तरीका क्या होता है। वो तरीका कोई अलादीन का चिराग भी नहीं है, कोई शेख चिल्ली के चुटकुले भी नहीं है, है ना। ये एक ऐसा अनुभव और ज्ञान का अद्भुत संगम है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, that if you try it in a proper manner in the right guidance, you will learn this and with the confidence you can solve all these things। जिन लोगों को लगता है कि पीटी होने वाला है, मैंने पहले भी बोला मैक्सिमम एक दिन रेस्ट लो, अगले दिन से लग जाओ भाई। अब फिर बोलो सर पीटी नहीं होता है, तो कोई बात नहीं। क्या पढ़ाई तुम पीटी मेंस देख के करोगे? सीजनल पढ़ाई करोगे क्या? बहुत सिंपल रूल है मित्रों, एक बात मेरी याद रखना, जब तक आप यूपीएससी दे रहे हैं तब तक आपका सिर्फ एक काम है, लगातार एक दिशा में पूरे उत्साह के साथ पढ़ाई करते जाना। पीटी है नहीं है, मेंस है नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना। डू योर ओन वर्क, डू व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू नो। अपना कार्य करिए, फल की चिंता लगातार मत करिए। काम हम कम करते हैं, फल की चिंता बहुत बड़ा वाला करते हैं, और फल बड़ा वाला हाथ में नहीं आता है। तो सिर्फ यही मानिए कि अभी हमारा कर्म पूरा नहीं हुआ है। आई हैव टू वर्क हार्डर एंड स्मार्टर। तो ये था मेरी तरफ से और द स्टडी की तरफ से पॉलिटी और आईआर के एक आध क्वेश्चंस पे। प्राइमरी एजेंडा इसमें ये है कि आंसर तो आपको मिल ही जाता है यहाँ से या वहाँ से, लेकिन उस चीज पे सोचा कैसे जाए, सोर्सेज कहाँ से हैं। आपने इतनी पढ़ाई करी बट डायरेक्ट और बहुत ही ऑब्वियस सोर्सेज से क्वेश्चन आए, लेकिन हर क्वेश्चन में एक दो बात ऐसी है जो कि तनाव पैदा कर रही है, तो उनको ऑन द स्पॉट कैसे रिजॉल्व करें, ये सबसे प्रमुख चीज है। इसी के साथ मैं ये सेशन समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।